राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मोती नगर, छतरपुर सहित विभिन्न विधानसभाओं में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में पहुंचे। मोती नगर प्रत्याशी हरीश खुराना के समर्थन में हुई रोड शो रैली में उन्होंने हिस्सा लिया और वहां पर क्षेत्रवासियों का संपूर्ण समर्थन उन्हें देखने को मिला। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों का संबोधन स्वीकार किया। राष्ट्र प्रथम टीम ने इस अवसर पर मोती नगर विधानसभा के प्रत्याशी हरीश खुराना से बात की, जिन्होंने रक्षा मंत्री के स्वर मिलाते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी वापस आ रही है और दिल्ली में भाजपा को बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त होने जा रहा है। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हरीश खुराना के अतिरिक्त छतरपुर में हुए आयोजन में भी अच्छी भीड़ भाजपा प्रत्याशी के लिए देखने को मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर दिल्ली सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां भारत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन पिछले 2 दशकों में विपक्षी दलों के शासन में दिल्ली पीछे रह गई। और क्या कहा रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर, आप सुने उनका संबोधन। दिल्ली का माहौल इस समय बदला है। आप जानते हैं पिछले 26 वर्षों से या तो कांग्रेस की सरकार रही है या आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। दिल्ली के लोगों ने भी देखा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा यह देश कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली का विकास जितनी तेजी के साथ होना चाहिए, इस आम आदमी पार्टी की सरकार होने के कारण इस दिल्ली का विकास उतनी तेजी के साथ नहीं हो रहा है। बराबर दिल्ली की जनता को गुमराह करके, दिल्ली की जनता को धोखा करके, दिल्ली की जनता को अंधेरे में रखकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई और 11 वर्षों से उनकी यहाँ पर सरकार चल रही है। अब दिल्ली की जनता सारी हकीकत को समझ चुकी है। अब लोगों ने मन बना लिया है और जिस प्रकार का उत्साह आज मुझे देखने को मिला है, मेरा विश्वास पक्का हो गया है। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से सरकार बनाने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ा है, यह बहुत अधिक बतलाने की जरूरत नहीं है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, भारत की बातों को किस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए दुनिया के लोग नहीं लेते थे, लेकिन 10 वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्मा कर दिया कि आज दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। जब भारत का विकास इतनी तेजी के साथ हुआ है, जो भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 2014 तक यानी मोदी जी के आने के पहले 11वें स्थान पर खड़ा था, आपने देखा हो 7 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत जंप लेकर 11वें स्थान के बजाय दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर पहुंच गया। और अब सारी दुनिया की मानी जानी फाइनेंशियल फर्म, वित्तीय संस्थाएं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री यह दावा कर रहे हैं भारत का विकास कितनी तेजी के साथ हो रहा है। अब भारत को दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आने से अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दिल्ली की जागरूक जनता यह महसूस कर रही है। क्या कारण है? सारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, दिल्ली का विकास जितनी तेजी के साथ होना चाहिए क्यों नहीं हो, लगातार दिल्ली पिछड़ता जा रहा है। भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी यह भारत का दिल है, लेकिन बहनों भाइयों ले जाइए, सड़कें टूटी फूटी हैं, नालों में गंदे पानी बह रहे हैं, सीवर की कोई व्यवस्था नहीं, आज भी झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं। आश्वासन बहुत दिया था आम आदमी पार्टी ने, लेकिन अपने आश्वासनों को उन्होंने पूरा नहीं किया है। बराबर जनता की आंखों में उन्होंने धूल झोंका है। मेरे बहनों भाई, हम लोगों ने जो कुछ भी अपने संकल्प पत्र में कहा है, मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, हमारा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। चाहे 2014 का हमारा घोषणा पत्र हो, चाहे 2019 का हमारा घोषणा पत्र हो, चाहे हमारा 2024 का घोषणा पत्र, हमने जो भी अपने घोषणा पत्रों में कहा है अक्षरशः उसका पालन किया है। दिल्ली के संकल्प पत्र में भी जो कुछ भी हमने कहा है, मैं समझता हूं दिल्ली वालों का पूरा विश्वास होगा कि हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए अपने दिए गए आश्वासनों को पूरा करेगी। दिल्ली का विकास भी तेजी के साथ होगा। मेरे बहनों भाई, आपने देखा कल ही भारत की संसद में जो बजट पेश किया गया है, मेरे बहनों भाइयों, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में करिश्मा हुआ है। पहले 7 लाख रुपए के ऊपर जो है इनकम टैक्स लगता था, 7 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार फैसला किया 7 लाख बहुत कम है, इसलिए उन्होंने एकाएक इसको जंप देकर यह घोषणा कर दी अपने बजट में कि अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी होगी तो उस पर 1 पैसा भी टैक्स नहीं लगेगा। बहुत सारी रियायतें इस प्रकार की दी गई।
दी गई हैं। अब मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं बहनों भाइयों सारे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं, इस बार जीवन मरण का प्रश्न बनाकर, क्योंकि दिल्ली के विकास का सवाल है, आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूं, अब इस समय सोने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 24 घंटे 48 घंटे का समय है। बहनों भाइयों निकल पड़ो, दिल्ली में घर घर जाओ और लोगों से अपील करो कि कमल के फूल का बटन दबाकर हमारे प्रत्याशी करतार सिंह जी तंवर को भारी मतों से विजय दिलाए। मेरे बहनों भाइयों यही आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के जंगपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली सरकार ने जनता को सिर्फ भ्रष्टाचार, कूड़ा कचरा, जहरीला पानी और तुष्टीकरण की राजनीति दी है। शाह ने दिल्ली सरकार को शराब घोटालों को लेकर घेरा और पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने जनता से आगामी चुनाव में भाजपा को समर्थन देने और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। आज मैं यहाँ पर सनातन धर्म मंदिर, भैरव बाबा मंदिर और शीतला माता मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, आप लोगों में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मैं 2.5 साल जंगपुरा में रहा हूँ। यहीं पर एक फ्लैट में मैं पार्टी का जब महासचिव था तो जंगपुरा में ही रहता था। तो जंगपुरा आता हूं तो मुझे मेरे घर में आने की याद आती है हमेशा के लिए। जंगपुरा वालों मुझे बताओ, भाइयों बहनों, 10 साल तक अनेक वादा कर कर दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम और उनके चट्टो पट्टो ने करा है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताता हूं, मैं नई दिल्ली में जाकर आया हूं। जंगपुरा वालों, आप मेरी बात याद रखना कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा। पड़पड़गंज छोड़कर आए हैं। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। आप दिल्ली में कहीं पर भी जाओ, सभी लोग आपको जानते हैं। 10 साल के शासन में उप मुख्यमंत्री के नाते आपने अगर एक काम किया तो ये किया, गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें माताओं, भाइयों बहनों, देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री है जो शराब घोटाले के नाम में जेल में गया। शिक्षा मंत्री का काम होता है बच्चों को शिक्षा देना, स्कूल बनाना, मास्टरों का कल्याण करना, नए कॉलेज बनाना। ये तो कुछ उन्होंने किया नहीं और दिल्ली में गली गली में शराब की दुकानें खोलने का काम एक पड़पड़गंज से आए हुए महाशय ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जंगपुरा वाले, अरे जोर से बोलो, करते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये पड़पड़गंज को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा वालों, इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना कि कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। और आज मैं मारवा जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। मारवा जी को मैं जानता हूं, एकदम भोले और साफ हृदय का सरदार है भैया। मन से लोगों के लिए काम करता है। पूरे दिन लोगों के बीच में मोटरसाइकिल लेकर घूमने वाला व्यक्ति है। रात को 1 बजे भी खटखटाओगे, खोलकर आपके साथ अस्पताल चल देगा। और धोखा देने में माहिर व्यक्ति। भाइयों बहनों, आप पार्टी हर रोज भाजपा को गाली देने का काम करती और हर रोज 2 झूठे वादे करती। मैं बाद में उनको पूछता हूं कि आपके वादे कितने पूरे हुए, क्यों पूरे नहीं हुए। मगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है भाइयों बहनों, जो कहती है वो करती है। मोदी की गारंटी मतलब पत्थर पर लकीर है, वो समाप्त होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 2014 में कि हम इस देश से
आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान को कांग्रेस की आदत लग गई थी। उरी और पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को जिंदा जला दिया। उनको लगता था क्या होगा, क्या कर लेंगे, परंतु ये भूल गए कि अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी का शासन 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। लोकसभा में सोमवार को बजट सत्र फिर से शुरू हुआ। विपक्ष ने पिछले हफ्ता प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत को लेकर नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने लीक हुए ऑडियो क्लिप पर केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट मांगी, जिसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की राज्य में चल रही जातीय हिंसा में कथित संलिप्तता का सुझाव दिया गया है। दिल्ली चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा में चुनावी रैली को संबोधित किया। हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बीते कई महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। अब यह आंदोलन पंजाब और हरियाणा से आगे बढ़ते हुए राजस्थान तक पहुंच गया। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगर भाजपा दिल्ली में सत्ता में आई तो तालकटोरा स्टेडियम का नाम वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ में हुई भगदड़ को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से बातचीत की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। बिहार के विधायक शकील अहमद खान के 18 वर्षीय बेटे आयान खान की पटना में उनके आवास पर मृत्यु हो गई। दिल्ली चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छतरपुर विधानसभा के आयानगर इलाके में भाजपा उम्मीदवार करतार सिंह तंवर के समर्थन में रोड शो किया। छतरपुर में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया। तो परसों चुनाव है, तैयार हैं सब? किस पे डालोगे वोट? किस पे? झाड़ू पे वोट डालनी है। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। आपने 10 साल पहले मेरे को दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी, बहुत सारे काम करे दिल्ली में। एक तो आपकी बिजली 24 घंटे कर दी। अब बिजली जाती तो नहीं है, 24 घंटे आती है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कहीं भी बिजली 24 घंटे नहीं है। 10-10, 15-15 साल से उनकी सरकार है, 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। परसों अगर गलत बटन दब गया, जैसे ही कमल का बटन दबाओगे बिजली गायब हो जाएगी घर की। जब तक घर पहुंचोगे बिजली नहीं होगी। तो गलत बटन मत दबा देना, तो झाड़ू का बटन दबाना। पिछले महीने जीरो बिजली का बिल किस किस का आया है? कई लोगों का जीरो आया है, जिनका जीरो नहीं भी आया उनकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में दिल्ली में है। 200 यूनिट फ्री है और 400 यूनिट के 800 रुपए आते हैं। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछो, कम से कम 5,000 रुपए महीने का बिजली का बिल आता है, कम से कम।
अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो 5,000 रुपए महीने बिजली का बिल देना पड़ेगा। हैं इतने पैसे देने को? नहीं है ना? तो झाड़ू का बटन दबाना। मोहल्ला क्लिनिक कौन कौन जाता है? कैसे है मोहल्ला क्लिनिक? अच्छे हैं? डॉक्टर अच्छा इलाज करता है? फ्री दवाइयां मिलती हैं? फ्री टेस्ट होते हैं? आप ब्रह्म सिंह तंवर जी को जिता देना, हर वार्ड में 3-3 मोहल्ला क्लिनिक और बनवा दूंगा मैं हर एक के। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, हर एक राज्य के अंदर कबाड़ा स्कूल है, इनके सरकारी स्कूल। बुरा हाल हुआ पड़ा है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में। अगर आपने गलत बटन दबा दिया, दिल्ली के सरकारी स्कूल भी खराब हो जाएंगे, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। वहीं जनसभा में भारी भीड़ के बीच उन्होंने जनता से आपको समर्थन देने की अपील की। साथ ही अपने चुनावी वादों को दोहराते हुए गारंटी दी कि दिल्ली में सरकार बनने पर वे अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। अब अपनी सरकार बनेगी तो सबसे पहले महिलाओं के लिए 2100 रुपए का इंतजाम करेंगे। जिन जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया अच्छी बात है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ चुनाव के बाद खोल देंगे, आप लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। हर महिला के अकाउंट में हर महीने 2100 रुपए भेजने का इंतजाम करेंगे। जितने बुजुर्ग हैं उनका फ्री इलाज का इंतजाम करेंगे, चाहे सरकारी अस्पताल में हो चाहे प्राइवेट अस्पताल में, उनका इलाज फ्री कराया जाएगा। स्टूडेंट्स कौन कौन है? हाथ खड़े करो। जैसे महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी, ऐसे स्टूडेंट्स की भी बस यात्रा फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स का 50% कंसेशन का पास बनाया जाएगा। हमने दिल्ली में बिजली पानी सबका फ्री करा है। मुझे पता चला कि किराएदारों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, इसकी पूरी योजना बना ली। किराएदारों का भी बिजली पानी का बिल अब से 0 आया करेगा, आपको भी इसका बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। कई दिल्ली में ऐसे गरीब हैं जिनके कई साल से राशन कार्ड नहीं बने, चुनाव के बाद राशन कार्ड खोल देंगे। आप लोग भी अपने जिन जिन के राशन कार्ड नहीं बने वो राशन कार्ड बनवा लेना। और बच्चों को रोजगार देने के लिए मैंने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। अपने बच्चे घर बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, उनको रोजगार का इंतजाम करके देंगे। सबके लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर हमने रोजगार का प्लान बनाया। अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैंने 10 साल पहले कहा था बिजली फ्री कर दूंगा, बीजेपी वाले बोले पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैंने करी कि नहीं करी आपकी बिजली फ्री? मैंने कहा था पानी फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? मैंने कहा था स्कूल बना के शिक्षा फ्री कर दूंगा, करी कि नहीं करी? 2100 रुपए भी कर दूंगा, चिंता क्यों करते हो? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस चुनाव को विशेष बताते हुए कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार से त्रस्त हो चुकी है और अब कांग्रेस को समर्थन दे रही है। उन्होंने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की और अपने विचार साझा किए। मुझे मालूम है जब आज से 8 महीने पहले जिस समय लोकसभा के चुनाव खत्म हुए और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था वो मैं कहूं कि काफी कमजोर पड़ चुका था, लेकिन दिल्ली के जनता के प्यार ने और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग ने जहां पूरे दिल्ली में एक माहौल बदलने का काम किया, जिस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन पिछले 6-8 महीने में उन्हें एक बार नई ऊर्जा के साथ लोगों के साथ जो कनेक्ट उस समय हुआ वो बहुत अप्रत्याशित था। तो हमारा सभी साथियों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस बार का चुनाव एक विशेष चुनाव हम दिल्ली में भर में देख रहे हैं। मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूं कि दिल्ली की जनता पिछले 11 वर्षों के राज से त्रस्त नजर आ रही थी। वो इस चुनाव में मुखर होकर सामने ही नहीं आई, बल्कि कांग्रेस को जो प्यार और आशीर्वाद दिल्ली की जनता ने इस समय दिया, आज ऐसा प्रतीत होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हम बैकफुट पर है, लेकिन दिल्ली की जनता कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रही है। और उसी का नतीजा है कि आज हम मजबूती के साथ सपोर्ट हमें नजर आ रही है, जो दिख रही है, जो सड़कों पर आते हैं, जो हम घर घर जाकर जब हम वोट की अपील करते हैं। संदीप भाई कोशिश की है कि एक एक घर तक पहुंच पाए। भाई हारून साहब ने लगातार लोगों के बीच में घर के दरवाजे खटखटाकर हमने जिस तरीके से इस चुनाव को आगे बढ़ाया है और जो प्यार और आशीर्वाद दिल्ली की जनता का मिला है, मैं उनके प्रति पूरी पार्टी की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और यही अपील करता हूं कि आने वाले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद
आशीर्वाद हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ा रहे और दिल्ली का वो जो स्वर्णिम एक काल है, जो माननीय शीला दीक्षित जी के समय हमने एक वर्ल्ड क्लास सिटी का निर्माण किया था, पिछले 10 साल में जिस तरीके से वो ढहा है, आज जरूरत है दिल्ली को वही पुरानी दिल्ली जिसमें मेट्रो होती थी, जिसमें हर रोज नई मेट्रो चलती थी, नई बसें चलती थी, ग्रीन कवर बढ़ता था और इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी का विशेष ध्यान मुझे याद पड़ता है कि उस समय किया जाता है। आज भले ही कुछ लोग फ्री की बात करके उस सोशल सिक्योरिटी जो हमारी एक जिम्मेदारी है उसके ऊपर मैं मानता हूं कि उनको कहना कि फ्री में दे रहे हैं, कोई माफ कीजिएगा, कोई फ्री में किसी ने नहीं दिया। हम माननीय शीला दीक्षित जी की सरकार के समय में से हमने ये कोशिश की है कि जो समाज में पिछड़ गया साथी, जो भाई पिछड़ गया, उसको कैसे बराबरी का दर्जा दे सके। और मुझे याद पड़ता है कि माननीय शीला दीक्षित जी के समय पर ही हमने 100 यूनिट फ्री, आप तो साहब बिजली मंत्री रहे हैं, 100 यूनिट फ्री पहली हम पूरी दिल्ली की जनता को दिया करते थे। उसके जो सेकंड 100 से 200 होती थी उसके ऊपर 50% सब्सिडी हम दिया करते थे। हम बुजुर्गों को पेंशन दिया करते थे और मुझे याद है जब लास्ट हमारा था तो उसी समय हमने बुजुर्गों के जो 70 साल से ऊपर हो गई थी उनकी 2500 रुपया हमने उनको पेंशन देने का काम किया। जब हमें लगा कि हमें केरोसिन ऑयल बंद करना चाहिए तो उस समय केरोसिन ऑयल बंद करने का कोई ऐसा फैसला नहीं था कि एक हुक्म हो गया और सब चीजें बंद हो गई। हमने बहुत सेंटिमेंट्स को समझते हुए उन लोगों के साथ जुड़कर उनको फ्री सिलेंडर्स और फ्री चूल्हे देने का काम उस समय किया। हमने ये कोशिश रखी कि अगर हमारा एक कोटा होता है राशन का, अगर वो पूरा हमारी दिल्ली की जनता को पूरा नहीं पड़ता तो अंशश्री योजना लाकर हमने लोगों को उसमें जोड़ने का काम किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की योजना रहती थी वहीं हमारी ये कोशिश रहती थी कि कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करें, कैसे सोशल सिक्योरिटीज को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। चाहे उसमें याद करिए कि SC, ST, OBCs के लिए विशेष योजनाएं लाकर उनके स्कॉलरशिप के बच्चों की हो या उनके पढ़ाई के लिए अलग से व्यवस्था करने की बात हो, वो सारी चीजें पिछले जो 15 साल का कांग्रेस का राज रहा उसमें हमने ये चीजें को ख्याल और ध्यान रखा गया था। 10 साल में निश्चित ही ये सारी समस्याएं हमारे सामने आई हैं और आज कहीं ना कहीं जो जनता का प्यार मिल रहा है, जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जिस तरीके से जनता ने ये ठाना है कि ये चुनाव वो खुद कांग्रेस को वापस स्थापित लाने के लिए लड़ेंगे, तो उससे निश्चित ही हमारे सभी के हौसले भी बढ़े हैं और ये उम्मीद भी जगी है कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो एक मजबूत सरकार हम दिल्ली में लाने में कामयाब होंगे, जिससे जो पुराना स्वर्णिम काल था उसको हम लौटाने में हमें मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर भोपाल में दत्तोपंत ठेकरी शोध संस्थान के नवीन भवन का भूमि पूजन किया और कार्यारंभ कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने पौधारोपण कर राष्ट्रीय शोधार्थी समागम पोस्टर का भी विमोचन किया और शुभकामना दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि शोध न केवल ज्ञान को संरक्षित करता है बल्कि मानव कल्याण के दीप को भी प्रज्वलित करता है। उन्होंने भारतीय विचारों और दत्तोपंत ठेकरी जी के आदर्शों के प्रचार प्रसार के इस प्रयास की सराहना की। और वैसे ये बात सही है कि कहीं भी कोई रिसर्च की बात आए, शोध की बात आए, तो उसमें अगर भाई साहब मौजूद है तो वो सबकी पूर्ति भी कर देते हैं और एकदम से हम सबको लगता है कि वाकई सुनो तो सुनते चले जाओ। लेकिन ये जिस नाम से ये संस्थान की शुरुआत हुई, हमारे लिए स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का केवल एक नाम नहीं है, वो ऋषि समान अपना चिंतन और जीवन में जिस प्रकार से उनने जैसे दीपक स्वयं जल करके दुनिया को प्रकाश देता है, ऐसी हमारी प्रचारक परंपराओं में वो जो नक्षत्र की तरह है, जिनके माध्यम से उनके दर्शन से एक एक चीज में स्वदेशी का आंदोलन हो, कृषि में उनका दर्शन हो, मजदूर संघ में उनकी भूमिका हो, विद्यार्थी परिषद के भी वो प्रारंभिक काल के संस्थापक सदस्यों में से एक उनकी भूमिका रही और उनका अपना चिंतन करने का, काम करने का, बाकी सब बातों के साथ उनका लंबा जीवन हम सब में से कई लोगों को मालूम होगा। लेकिन एक एक बात की, जैसे उदाहरण के लिए कई बार मेरे को भी ये कंफ्यूजन था, लेकिन जब उनका एक लेख पढ़ा तो बड़ा मजा आया, अलग ढंग से देखा। क्योंकि हमने जब अपनी इस धारा को पकड़ा तो हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुत्व को राष्ट्र तक ले जाते हैं कि हिंदू ही हमारी राष्ट्रीयता है, लेकिन उन्होंने कहा ये राष्ट्रीयता से आगे बढ़ के विश्व बंधुत्वता है। ये जो हमारा हिंदू दर्शन है ये केवल हमारे तक रखेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इस चराचर जगत में सामान्य रूप से मनुष्य, समाज, राष्ट्र, मानवता और मानवता से चराचर
संस्कृति की तरफ जोड़ने वाली धारा है, वो धारा हिंदुत्व की धारा है। और इस नाते से ऐसे सारे कामों को भी आज के दौर में तो और समसामयिक हो जाता है जब हम आज के इस दौर में इस भाव को देखते हैं। तो यद्यपि हम सब देख रहे हैं विश्व के परिदृश्य में सारी दुनिया में अब सारी दूर आशा का कोई केंद्र बची है तो वह हमारे देश की तरफ बची। और जब ऐसे उमड़ते घुमड़ते सभी प्रश्नों के उत्तर हमको देना तो हमारी उस प्राचीन ज्ञान परंपरा की तरफ भी हमको जाना पड़ेगा। उसमें ऐसे हमारी आदिकाल से ऐसी लंबी परंपरा है जिसके माध्यम से उन सबको सामने लाने की आवश्यकता भी है और इस दिशा में लगातार शोध करने की जरूरत। तब शासन कर सकता है ऐसा नहीं, समाज ही या समर्थ होता है। और समाज की समर्थ होने की परंपरा में अगर गुरुकुल परंपरा की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें तो तक्षशिला नालंदा से लगा करके हमारे यहाँ तो मोक्ष की बात भले ही कही होगी, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। मोक्ष का मतलब जीवन के हमारे अपने जीवन का वो मार्ग जिसकी कल्पना तो सब करते हैं, लेकिन जीते जी मोक्ष की भावना हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग हम समाज हित में कर पाए। ये जो मोक्ष की उदात्त भावना, इस उदात्त भावना के लिए इसी प्रकार के रिसर्च की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूँ कि विश्व के परिदृश्य में इन सारी बातों को देख करके हम चलें कि वीर प्रसूता ये वसुंधरा और वीर वसुंधरा की अगर पूरे दायरे में देखेंगे तो हरेक का अपना एंगल है, हरेक के अपने बोलने के भाव है, लेकिन उनके बोलने के भाव में कहीं न कहीं उनकी सीमितता, उनकी लघुता, उनकी विराट इस वसुंधरा की भावना से अंतर्निहित संघर्ष की तरफ ले जाती है। ऐसे में उस संघर्ष से इतर आकर के हम अपने प्रेम बंधुत्व की भावना से अगर जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो हिंदुत्व की तरफ ले जाते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि इस शोध संस्थान के माध्यम से जैसे मिश्रा जी ने कहा कि हमारी अपनी वनवासी आदिवासी संस्कृति या जिस दिशा में बहुत सारे रिसर्च की आज आवश्यकता है, ऐसे में यह शोध संस्थान भारत सरकार के द्वारा न केवल मान्यता प्राप्त है लेकिन समाज के भरोसे ऐसे सारे विषयों को शोध कराने के लिए तो ये सही का माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, हमारी सरकार की मान्यता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो 2020 की शिक्षा नीति लागू हुई है, सच्चे अर्थों में केवल किताबी ज्ञान देकर के डिग्री देकर के हमारी रिसर्च पूरी हो गई, पीएचडी की या बाकी चीज हो गई, वो एक तरीका हो सकता है, वो अच्छी बात है, लेकिन रिसर्च तो जीवन भर सब प्रकार की चलती रहना चाहिए। और सच्चे अर्थों में कागजी ज्ञान के बजाय उसका समीचीन रूप से आज भी उसका महत्व है कि हम उन सारे रिसर्च की तरफ जाएं जिसके माध्यम से समूची मानवता का भला हो सके, समूची मानव संस्कृति का भला हो सके। मैं आज के इस अवसर पर इस शोध संस्थान के नए भवन के अवसर पर सच में मुझे तो 11 बजे का समय दिया था भाई साहब, मैं अपने स्टाफ बिल्कुल घड़ी मिला के आया, लेकिन थोड़ा ये गलती हुई कि भूमि पूजन के लिए और 11 बजे के समय को लेकर के ये कार्ड में या पता नहीं क्या हुआ होगा, हम सब मान के चलते कि जब रिसर्च की बात आती तो समय की पाबंदी की बात भी आना चाहिए, समय की पाबंदी से वो सारी बातों का निराकरण होता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आज के इस अवसर पर कितना सुखद संयोग है जब हाँ ज्ञान की देवी के दिन आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं। तो सच्चे अर्थों में वसंत पूजन का, ये वसंत पंचमी मनने का, सप्तवन ठेंगड़ी के भवन का भूमि पूजन, ये हमारी वसंत पंचमी को भी सार्थक करेगा। ऋतुओं में 6 ऋतुओं में ऋतुओं का राजा वसंत और वसंत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 103वीं ललित जयंती समारोह का आयोजन रविवार को भव्य रूप से संपन्न हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ललित बाबू की विचारधारा समाज को आगे बढ़ाने और सामाजिक समरसता स्थापित करने में प्रेरणा स्रोत रही है। उन्होंने कहा कि ललित बाबू ने अपने जीवन काल में अनेक अनुकरणीय कार्य किए और मिथिला क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयासरत रहे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आरके कॉलेज मधुबनी के अवकाश प्राप्त राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर श्रुतिधारी सिंह ने मिथिला पेंटिंग के प्रचार प्रसार में ललित बाबू के योगदान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने पहली बार जयंती जनता ट्रेन में मिथिला पेंटिंग्स को उकेरवाया था। मुख्य वक्ता सीनेटर डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने विश्वविद्यालय और सीएस कॉलेज की स्थापना के इतिहास पर विस्तृत चर्चा करते हुए ललित बाबू के संघर्षों को रेखांकित किया और उन्हें भारत रत्न देने की मांग की। विशिष्ट अतिथि एवं ललित कला संकायाध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण ने ललित बाबू को एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री बताते हुए उनके विकास कार्यों की सराहना की। कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने उनके योगदान को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मैथिली भाषा व साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने, मिथिला पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने और 36 रेल परियोजनाओं को शुरू करने का श्रेय उन्हें जाता है। समारोह का शुभारंभ कुलपति द्वारा ललित बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। इस अवसर पर बिहार गीत, कुल गीत और राष्ट्रगान की प्रस्तुति स्नातकोत्तर संगीत एवं नाट्य विभाग के विद्यार्थियों द्वारा की गई।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।